हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम एक लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं जो कि मुझे किसी क्लाइंट से मिला है। और इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ डेटा है एक्सेल फाइल में जो कि हमें पॉपुलेट करके वर्ड रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। तो मैं रॉ डेटा दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये रॉ डेटा है। इसमें हमारे पास हर यूज़र का डेटा यहाँ पर रो नंबर 3 से लेकर रो नंबर 22 तक, जिसमें कि मल्टीपल यूज़र्स का डेटा है और हर यूज़र के लिए हमारे पास उस रो के अंदर मल्टीपल ईयर्स का डेटा है। तो 2021, 2019 टू 20 एंड 18 टू 19। तो ये एक यूज़र का डेटा है एक रो के अंदर। इस तरह से मल्टीपल यूज़र्स हैं तो हर यूज़र के लिए हमें एक डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट करनी है जो कि वर्ड पे है। तो मैं वर्ड रिपोर्ट भी आपको खोल कर दिखा देता हूँ एक बार। ये रिपोर्ट है किसी टर्टल माउंटेन कम्युनिटी कॉलेज समथिंग असेसमेंट रिपोर्ट है। तो इसके अंदर केवल 2 पेज हैं। पहले पेज के अंदर सारी चीजें स्टैटिक हैं एक्सेप्ट दिस स्टूडेंट नेम। तो ये किसी एलेक्स नाम के पर्सन की कैंडिडेट की रिपोर्ट है। तो हमें यहाँ पर डायनेमिकली नाम अपडेट करना है और जो टेबल है इसके अंदर असेसमेंट एक्शन प्रोग्राम आउटकम ये जो स्कोर हैं ये सब हमें वर्ड रिपोर्ट से अपडेट करने हैं, आई मीन एक्सेल रिपोर्ट से अपडेट करने हैं इस वर्ड रिपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इस एक्सेल रिपोर्ट के अंदर एक मैक्रो बनाएंगे। तो ये मेरी पर्सनल वर्कबुक में एक मैक्रो बना हुआ है जिसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो, इस वीडियो में मैं कई ऐसी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो में अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजें वीडियो के बीच में ही आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो स्किप मत करना आप। जैसे कि अभी एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, पर्सनल वर्कबुक के अंदर ये मैक्रो मेरा बना हुआ था, जिसका मतलब ये है कि ये मैक्रो अगर ये फाइल मैं किसी को दूंगा तो ये मैक्रो यूजर के पास नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरी पर्सनल वर्कबुक में लिखा हुआ है। अगर मुझे ये रॉ जो फाइल है किसी क्लाइंट को देनी है तो मैं अपना जो मैक्रो लिखूंगा वो इस वर्कबुक के अंदर लिखूंगा, क्योंकि मैं जब फाइल उसे दूंगा तो वो भी अपने सिस्टम पर इसको रन कर पाए। तो ये डिफरेंस होता है पर्सनल और जो एक्चुअल फाइल है उसमें मैक्रो लिखने में। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो सारे मैक्रो हैं एक वर्कबुक के अंदर रहें और हमारे सिस्टम पर ही रन हो तो वो हम पर्सनल वर्कबुक में लिखेंगे। तो अभी के लिए इस मैं ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। रॉ फाइल के अंदर हमें मैक्रो लिखना है क्योंकि ये फाइल मैं अपने क्लाइंट को डिलीवर करूंगा, जिस वजह से मुझे इसी फाइल के अंदर मैक्रो लिखना पड़ेगा। तो हमने एक मॉड्यूल यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फाइल जो हमें मिली है वो XLSX फाइल मिली है, क्योंकि ये जो डेटा है वो मैनुअली निकाला हुआ है और इस पर कोई मैक्रो नहीं था। तो अगर हम इसमें मॉड्यूल ऐड करके और अपना प्रोग्राम को सेव करेंगे तो वो सेव नहीं होगा जब तक कि हम इसे XLSM या फिर XLSB में सेव ना कर दें। तो XLSB में मैं प्रेफर करता हूं सेव करना फाइलों को, क्योंकि XLSB का साइज कंपैरेटिवली कम होता है XLSX और XLSM से। तो XLSX का तो ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है, इन 2 फाइल्स में हमें चूज करना है। तो XLSB मैं चूज कर रहा हूं फिलहाल। इसको हम नाम देते हैं macro.xlsb, ऐड हो जाएगा अपने आप। दूसरा काम हम करेंगे कि जो हमारी वर्ड की ये रिपोर्ट थी, ये हमारी प्रिपेयर्ड रिपोर्ट है किसी यूजर की, तो इसको भी हम सेव एज करके एक ब्लैंक टेम्पलेट बना लेंगे ताकि यूजर का नाम हम यहाँ पर अपडेट कर पाए और उसके स्कोर भी ऐड कर पाए। तो इसको भी हम नाम दे देंगे टेम्पलेट और डॉक्स। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्स ही रखेंगे हम। ये फाइल हमारी सेव हो गई। तो इसको हम जो भी स्टैटिक फील्ड है जो एज इट इज रहेगा हर रिपोर्ट में उसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो हर रिपोर्ट में सेम रहेगा। इस वाले फील्ड को मैं ब्लैंक कर देता हूं और ये जो स्कोर्स हैं ये भी मैं ब्लैंक कर देता हूं। बाकी सभी चीजें स्टैटिक हैं, केवल स्कोर्स और ये जो नाम यहाँ पर आएगा वो ही डायनेमिक रहेगा और हर यूजर के लिए एक सेपरेट रिपोर्ट सेव होगी आउटपुट फोल्डर के अंदर। तो ये भी हमने टेम्पलेट सेव कर लिया। अभी हमारे पास 4 फाइलें हो गई हैं जिसमें से 2 फाइलों को हम आर्काइव कर देंगे क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल फाइल्स हैं और उन पर हमें काम नहीं करना है। दूसरा एक फोल्डर बनाएंगे आउटपुट का जिसमें हम अपनी आउटपुट फाइल्स रखेंगे। तो अभी के लिए हम कोड लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर मॉड्यूल हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था पहले ही, तो पर्सनल वर्कबुक में नहीं इस वर्कबुक में लिखना है। ये जरूर ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि पर्सनल में लिखना है या मैक्रो वर्कबुक में लिखना है। तो अभी हम मैक्रो वर्कबुक में काम कर रहे हैं, पर्सनल को हम टच नहीं करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट में।
तो दूसरा काम हम करेंगे, एक बटन यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। देखो यूजर्स वैसे क्या करते हैं, मोस्टली मैंने देखा है बहुत ही गंदे से बटन बना देते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। ये एक्टिव कंट्रोल या फिर फॉर्म कंट्रोल ले लेते हैं। तो ये जो कंट्रोल्स होते हैं ये यूजुअली फॉर्म जो यूजर फॉर्म बनता है उसके लिए होते हैं और उस पर अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल शीट पर ये वाले कंट्रोल्स देते हो तो मैं एक डिजाइन करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के फॉर्म अगर आप इस तरह के बटन बनाते हो तो एक्सेल शीट पर थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। काम तो सेम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेटर नहीं लगता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक शेप मैं लूँगा यहाँ पर, राउंडेड कॉर्नर वाली शेप ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर वाला, और उसको एक बटन का थोड़ा सा लुक एंड फील हम दे देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं जनरेट रिपोर्ट। इसमें शेडो वगैरह भी आप दे सकते हो, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से शेडो या फिर रिफ्लेक्शन वगैरह या फिर वाइट कलर का बॉर्डर आप दे सकते हो इसमें, वो आपके ऊपर है आपको कैसे इसको डिज़ाइन करना है। तो इस तरह का एक बटन यहाँ पर बना दिया। अभी इस मैक्रो को इस बटन से हम लिंक करेंगे। तो क्योंकि हमने अभी कोई कोड नहीं लिखा है तो कोई इसमें कोड नहीं है जो लिंक हम इसको कर पाए। तो पहले हम कोड लिखेंगे, उसके बाद इसको हम लिंक करेंगे। तो फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं। मॉड्यूल 1 में लिखेंगे सब जनरेट रिपोर्ट। तो इसका कुछ भी नाम आप दे सकते हो, एंटर मारोगे तो एंड सब अपने आप आ जाएगा। देखो ये प्रोजेक्ट कोई बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब उतना टफ प्रोजेक्ट भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको लूप, कंडीशन, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, रेफरेंस कैसे इसमें ऐड करते हैं, वो आइडिया पहले से होगा। अगर नहीं है तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, या फिर कोई और अगर आप वीडियोस पर चाहते हैं तो फिर कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। अभी हम इसमें कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे जो कि हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे dim w as वर्कशीट, क्योंकि हम बार बार वर्कशीट का नाम यहाँ पर देकर इसको रेफर नहीं करेंगे, केवल एक w लिखेंगे जो जिसका मतलब होगा कि इस वाली वर्कशीट की हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें मल्टीपल वर्कशीट्स भी होती तो हम तो भी एक वेरिएबल बनाते या 2-3 वेरिएबल बनाते। तो रादर देन राइटिंग एंटायर वर्कशीट्स नेम we can use this w dot whichever function we want to use। तो सेट करेंगे w इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट शीट। शीट का नाम यहाँ पर दे सकते हैं या फिर एक्टिव शीट भी लिख सकते हैं। एक्टिव शीट में प्रेफर नहीं करता, कई बार क्या होता है एक नई शीट हमने ले ली और यहाँ से हमने कोड रन कर दिया तो अब नई शीट जो है हमारी ये एक्टिव शीट हो जाती है, तो उस केस में गलत हो जाता है प्रोग्राम। तो हम नाम से ही रेफर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है। बाकी जो इजी लगता हो वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो 2 और वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे, वर्ड की एप्लीकेशन का और वर्ड के डॉक्यूमेंट का। तो वर्ड एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट की ही एप्लीकेशन है, लेकिन एक्सेल से अलग एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन की तरह से काम करती है। तो जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होती हैं उसका रेफरेंस हमें देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो 2 तरह से हम रेफरेंस देते हैं, एक अर्ली बाइंडिंग होती है, एक लेट बाइंडिंग। तो ये जो अभी हम रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं ये अर्ली बाइंडिंग में कर रहा हूँ। तो ये इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन आता है अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है और फिर क्या अंतर इसमें होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इन सब डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, केवल आपको यहाँ से रेफरेंस देना है और इस रेफरेंस देने को कहते हैं अर्ली बाइंडिंग, यानी कि हम इसको पहले से बता रहे हैं। जो रेफरेंस है उसको हम बाइंड कर रहे हैं कोड लिखने से पहले ही। तो इसके बेनिफिट्स क्या है वो भी मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप कमेंट्स में डालते हो कि आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। तो इसका एक वेरिएबल लेते हैं dim w app as new word dot application, dim w doc as word dot documents। तो न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन हमने इसलिए लिया क्योंकि वर्ड का हमें एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, और डॉक्यूमेंट हमने न्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमें खाली वो ओपन करना है। टेम्पलेट जो हमने फाइल बनाई थी वो खाली हमें ओपन करनी है। अब wApp.visible इक्वल्स टू 2। जब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं तो ऊपर जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो अपने आप इनिशिएट हो जाता है। तो जब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ से F8 से, डीबगिंग के लिए F8 हम यूज करेंगे लाइन बाय लाइन डीबगिंग के लिए। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत।
तो F8 जैसे ही हम बनाएंगे तो ये जो वर्ड का एक ऑब्जेक्ट है ये ऑलरेडी इनिशिएट हो जाता है। तो अभी ये वर्ड का ऐप जो हमें बनाया वो हमें कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि जैसे ये इनिशिएट होता है तो ये जब इनिशिएट होता है तो ये हिडन मोड में रहता है, दिखाई नहीं देता। तो इसको विजिबल करने के लिए हमने ये एक कमांड लगाई है। तो ये वर्ड की एक एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई है, मैं दिखाता हूँ आपको बैकग्राउंड में। ये जो है एक ब्लैंक वर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, इसमें कोई भी अभी फाइल नहीं है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट अभी ओपन नहीं कराया, केवल एप्लीकेशन ओपन कराई है। तो ये डिफरेंस है वर्ड ऐप और ये wdoc इन दो वेरिएबल्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक्सेल है, वर्ड है, अब हमें केवल ये वाला जो डेटा है ये टेम्पलेट ओपन करना है और उसमें ये पॉपुलेट कराना है। तो अभी हम एक लूप चलाते हैं फॉर i इक्वल्स टू 3 to 22। तो इसमें एक चीज और है कि रो नंबर 3 से स्टार्ट होगा डेटा हमेशा, क्योंकि 2 लाइन हमारी हेडिंग की हैं, लेकिन जो लास्ट रो होगी वो हमारी डायनामिक हो सकती है। तो आज क्लाइंट के पास 10 यूजर हैं या 20 यूजर हैं, कल को 50, 100 या फिर 5 भी हो सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लास्ट रो निकालेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं lrow इक्वल्स टू w.range 1lakh.end xlf.row। अब ये क्या हुआ यहाँ पर, जो रेंज एक लाख वाला जो सेल था उससे हम ऊपर आते हैं कंट्रोल प्रेस करके। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं एक लाख है, अब कंट्रोल के साथ अप की दबाएंगे तो यहीं पर आकर रुकेगा। अब ये वाला जो रो नंबर है इस वाले सेल से एक्सेल अप आएंगे, यानी कि कंट्रोल अप करेंगे, और ये वाली जो रो है उसका जो नंबर है रो का वो lrow वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। F8 करा तो lrow यहाँ पे भी होवर करके चेक कर सकते हो आप, या फिर इमीडिएट विंडो में क्वेश्चन मार्क और lrow एंटर करेंगे तो 22 दे देगा। तो ये हमें 3 से 22 तक नहीं चलाना, क्योंकि 22 एक स्टैटिक नंबर है, lrow हमारा एक डायनेमिक है। तो lrow कल को 50 भी हो सकता है, तो 3 से 50 तक चलेगा। अब सबसे पहला काम टेम्पलेट ओपन कराने का, wdoc इक्वल्स टू this workbook dot wap.documents.open। अब यहाँ पर हम देंगे उस टेम्पलेट का पाथ जो टेम्पलेट हमने सेव किया था। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट ओके सेट नहीं लगाया हमने, तो सेट लगाने के बाद अब पीछे देखेंगे तो ये टेम्पलेट एक ओपन हो गया, जो ब्लैंक फाइल हमने बनाई थी वो ओपन हो गई है। तो F8 से साथ साथ हम रन भी करते चल रहे हैं, ताकि जब हम इसको कंप्लीट रन करेंगे तो उस टाइम पे कोई एरर नहीं आए, या फिर उस टाइम पे हमें पता नहीं चले कि कोई एरर है कहाँ पे है। तो हम साथ साथ F8 करके रन करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि हमारा यहाँ तक का प्रोग्राम सही हो गया। हमने एप्लीकेशन का वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट लास्ट रो ली और डॉक्यूमेंट हमने ओपन कराया। अब इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को हमें अपडेट करना है। तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स को रेफर कैसे करेंगे, हम वर्ड पर आकर Alt F10 दबाते हैं तो हमारे पास एक ये शेप आ जाती है सिलेक्टेड। जो भी शेप हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो इधर हाईलाइट हो जाएगी। तो इस वाली शेप को हमें अपडेट करना है, क्योंकि ये डायनामिक है। तो इसका हम ये उठाएंगे नाम, यहाँ पर आएंगे कोड में, तो wdoc.shapes शेप का नाम देंगे, डॉट टेक्स्ट फ्रेम, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है डॉट टेक्स्ट फ्रेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमें क्या अपडेट करना है, इसके अंदर यहाँ देना हमें स्टूडेंट का नाम। अब स्टूडेंट का नाम हमारे पास क्या है, क्योंकि अभी ये जो लूप चल रहा है उसमें i की वैल्यू 3 है और कॉलम की वैल्यू हमने कोई नहीं दी है, तो हमारे पास जो रो नंबर है वो 3 चलेगा इस लूप के अंदर अभी। तो यहाँ पर हम डालेंगे w.cells, रो नंबर पहले आएगा तो रो नंबर हमारा i ही रहेगा, क्योंकि वो डायनामिक है, हर बार ही चेंज होगा, 4, 5, 6, और कॉलम नेम नाम के लिए हमेशा 1 रहेगा। तो अभी इस लाइन को रन करेंगे तो पीछे वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर जेम्स आ जाएगा। हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट नेम और ऐड करना था जो हमने नहीं करा है, तो यहाँ पर इसी के साथ कर देंगे स्टूडेंट नेम और इसको कंकैटिनेट कर देंगे जब भी, क्योंकि ये हमारी एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है। जब भी किसी स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ कनेक्ट हम करते हैं तो ये एम्परसेंड का साइन बीच में लगाते हैं। यहाँ पर एक स्पेस ऑलरेडी दे दिया है हमने। अब इसको मैं दोबारा से ऊपर ले जाकर रन करता हूँ, तो अब आएगा यहाँ पर स्टूडेंट नेम जेम्स, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा जो फर्स्ट पेज है उसका काम खत्म हो चुका है। अब ये टेबल है, तो
अगर Alt F10 में करता हूँ यहाँ पर और ये राइट साइड वाले जो विंडो है यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर टेबल का कोई नाम नहीं आता है। तो टेबल का रेफरेंस हम कैसे देते हैं VBA के अंदर, किसी भी वर्ड टेबल का, सेव भी कर देते हैं इसको साथ में। तो वर्ड टेबल का रेफरेंस देने के लिए इसमें इंडेक्स का यूज करते हैं हम, इसमें कोई टेबल का नाम नहीं होता। तो अगर हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में 10 टेबल हैं और ये फर्स्ट या सेकंड टेबल है तो हम इंडेक्स नंबर देके उस टेबल का रेफरेंस देंगे। तो अभी पहले पेज पर कोई टेबल नहीं है, केवल बाकी शेप्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्स्ट है। और ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2 है। तो टेबल नंबर 2 हमारी स्टैटिक टेबल है, लेकिन टेबल नंबर 1 जो है वो है डायनेमिक टेबल। तो टेबल नंबर 1 को ही हम अपडेट करेंगे। तो wdoc.tables इंडेक्स नंबर 1, जैसा कि मैंने अभी बताया, डॉट सेल्फ। अब सेल ये रो नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2। तो सेल नंबर हो गया हमारा 2 2 2 इक्वल्स टू, टेस्ट कर लेते हैं पहले कि सही हम इसको रेफरेंस दे रहे हैं या नहीं। तो 22 डॉट रेंज डॉट टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो टेस्ट हमारा आ गया, यानी कि हमने जो टेबल का ये रेफरेंस दिया है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी हम टेस्ट हटाकर जो वैल्यूज हैं वो एक्सेल शीट से अपडेट करेंगे यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो वैल्यूज यहाँ पर हैं वो पहले से ही बोल्ड है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो टेम्पलेट में ही हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लें या फिर हम कोड से भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट में चेंज करना इज इजी रादर देन राइटिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड जस्ट टू चेंज द फॉर्मेट। तो चेंज अगर फॉर्मेटिंग हमारी सेम रहने वाली है सारी रिपोर्ट्स के लिए तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है इसको मतलब बार बार कोड से चेंज क्यों ही करना है। तो इसको हम टेम्पलेट में चेंज कर लेंगे और जब भी टेम्पलेट ओपन होगा तो इसमें एज इट इज फॉर्मेटिंग यहाँ पर आएगी। तो अभी मैं टेम्पलेट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये आप टेस्ट कर लेना कोई भी एक सैम्पल टेम्पलेट बनाकर। तो एज इट इज मैं आपको अपडेट करता हूँ क्योंकि कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिंग तो आप वैसे भी कर ही लोगे। तो अभी यहाँ पर 2021 की है पहली रो, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। वर्ड रखते हैं यहाँ पर, एक्सेल की रिपोर्ट रखते हैं यहाँ पर, अपनी VBA विंडो रखते हैं यहाँ पर, रिबन छोटा कर लेते हैं, इसको हल्का सा ऊपर करते हैं। तो अभी आपको ये तीनों विंडो क्लियर दिखाई दे रही होंगी। इमीडिएट विंडो बंद कर देते हैं। तो अब ये जो लेफ्ट वाला है इसको, ये है हमारी इस टेबल का रेफरेंस, और ये जो राइट वाला है यहाँ पर देंगे हम एक्सेल की रिपोर्ट जो है हमारी रॉ डेटा वाली, उसका रेफरेंस। तो w.cells, अब इसमें रो इंडेक्स क्या है, रो इंडेक्स हमारा 3 ही रहेगा क्योंकि इस यूजर के लिए हम काम कर रहे हैं अभी। तो I जो हमने ऊपर यहाँ पर यूज करा, कॉमा, कॉलम नंबर होगा हमारा B यानी कि 2। तो अभी इसको रन करके देख लेते हैं। तो 54 आ गया। ऐसे इसको कॉपी करेंगे, 3 कॉलम नंबर 4, यहाँ पर भी कॉलम नंबर, रो नंबर 2 सेम रहेगा हमारा, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है 70 48, अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूज यहाँ पर अपडेट हो रही हैं। हमारे पास 7 कॉलम्स हैं यहाँ पर एक ईयर के लिए और 7 ही कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो लेकिन ये कोई बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है। अगर हमारे पास 50 कॉलम होते तो हमें ये 50 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, जो कि बहुत ही मतलब टाइम एफिशिएंट नहीं है और इसमें बहुत ही लंबा कोड भी हो जाएगा। तो इस काम को हम कर सकते हैं फॉर लूप की हेल्प से। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ और एक लूप लगाते हैं फॉर j इक्वल्स टू 1 to 7, क्योंकि हमारे पास 7 कॉलम है और 7 ही बार हमें लूप चलाना है क्योंकि हमें केवल 7 वैल्यूज यहाँ पर अपडेट करनी है। तो j इक्वल्स टू 1 to 7, अब ये वाली वैल्यू, ये वाला कोड हम कॉपी करते हैं। तो टेबल 1 ही रहेगी, हमारी रो नंबर 2 ही रहेगी। ये वाला जो कॉलम है ये एक के बाद एक चेंज हो रहा है, यानी पहले 2 फिर 3 फिर 4। अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 3 4 यानी एक एक बढ़ रहा है। तो शुरू हो रहा है ये 2 से और j हमारा 1, तो इसको हम करेंगे j+1। ऐसे ये भी हमारा 2 से शुरू हो रहा है तो इसको भी करेंगे j+1। तो अगर मैं इस लूप को पूरा रन करता हूँ और यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ताकि लूप के बाद ये यहाँ पर आकर रुक जाए। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा आप देखोगे सारी वैल्यूज़ यहाँ 57 तक अपडेट हो गई हैं। तो सेम यही लूप दोबारा कॉपी करते हैं, एक बार और कॉपी कर लेते हैं।
तो इसमें मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ये है 2021 के लिए, ये है 19 और 20 के लिए, और जो अगला वाला लूप है वो है हमारा 18 और 19 के लिए। तो इसमें भी एक से साथ ही चलेगा लूप, क्योंकि साथ ही वैल्यू है नेक्स्ट ईयर में भी। लेकिन हमारा यहाँ पे कॉलम नंबर 2 था तो हमने J+1 किया था क्योंकि J1 था। अब यहाँ पर हमारा कॉलम नंबर होगा 9, तो हम करेंगे यहाँ पर J+8 एक्सेल के लिए। और वर्ड के लिए हमारा कॉलम नंबर तो सेम रहेगा 2 से लेकर 8 तक, लेकिन रो नंबर हमारा 2 की जगह 3 हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट रो आ गई हमारी। तो रो नंबर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा, एक्सेल के लिए चेंज हो जाएगा। अगली बार रो नंबर वर्ड का चेंज हो जाएगा, कॉलम नंबर सेम रहेगा J+1। और अब एक्सेल में हो जाएगा हमारे पास P16 होता है तो J+15। अभी मैं तीनों लूप एक साथ चलाता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तब देखोगे तो ये पूरा हमारा फिल हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। 62 से 18, 19, 62, 43, 95 अगर आप देखोगे तो ये मैच कर रहा है, यानी कि डेटा हमारा सही अपडेट हुआ है। ये 43, 86, 14, तो अगर मैं इसको हल्का सा स्क्रॉल करता हूँ तो 43, 86, 14 यानी कि हमारा डेटा करेक्ट अपडेट हो गया है। हमारा नाम भी करेक्ट अपडेट हो गया है यहाँ पर, और इसकी वैल्यूज़ भी करेक्ट अपडेट हो गई हैं। फॉर्मेटिंग का आप टेम्पलेट से सही कर सकते हो, अलाइनमेंट और फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक जो भी आपको करना है। अब एक रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई है। अब जब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो ये आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये इस वाले यूजर के लिए, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ओलिविया के लिए रिपोर्ट जनरेट करेगा सेम, क्योंकि केवल रो नंबर ही चेंज हो रहा है, बाकी कॉलम सब सेम है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये जो सेम रिपोर्ट है वो ओलिविया के लिए जनरेट हो जाएगी, बस नाम अपडेट ये वाला होगा और नंबर्स ये वाले अपडेट होंगे रादर देन ये वाले नंबर, क्योंकि अब की बार रो नंबर 4 है। तो अब एक लास्ट काम हमारा है कि ये जो रिपोर्ट हमने जनरेट करी है इसको हम सेव एज करेंगे। तो उसके लिए होता है wdoc, ये जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है हमारा, wdoc जो वेरिएबल है हमारा, उसको करेंगे सेव एज टू और यहाँ पर देंगे फाइल का नाम। तो इसमें क्या होता है, फाइल का नाम हमें कंप्लीट देना पड़ेगा। तो फाइल का नाम हम आउटपुट फोल्डर पूरा पाथ देंगे यहाँ पर / अब तो हमारा ये यूजर था जेम्स, यानी कि जो नाम हमने ये वाला अपडेट किया था उसको हम दे देंगे यहाँ पर। अभी मैंने एक चीज बताई थी कि जब वेरिएबल्स के साथ हम स्टैटिक टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो एम्परसेंड यूज करते हैं। तो इस डबल कोट्स को यहाँ पर क्लोज करेंगे और एक एम्परसेंड लगाएंगे, क्योंकि इतना हमारा टेक्स्ट जो है स्टैटिक है और ये जो है नाम हमारा चेंज होता रहेगा। अगर आप इस पर होवर करोगे तो ये जेम्स है, अगली बार जब लूप चलेगा तो ये ओलिविया, विलियम, एमा, बेंजामिन, ये सब चेंज होता रहेगा। उसके बाद एक एक्सटेंशन इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि वर्ड की रिपोर्ट है तो .docs। तो अब मैं अगर इस लाइन को रन करता हूँ तो देखते हैं आउटपुट फोल्डर में ये एक जेम्स नाम की रिपोर्ट आ गई है यहाँ पर, james.docs। तो हमारा ये जो रिपोर्ट है ये सक्सेसफुली सेव हो गई है। हम PDF में भी सेव कर सकते हैं, उसके लिए एक दूसरी कमांड होती है, लेकिन अभी हमें वर्ड रिपोर्ट चाहिए तो केवल इस कोड को ही अभी रखते हैं। यहाँ पर हम डायनेमिक कंटेंट भी दे सकते हैं, पाथ की यूजर खुद से सेलेक्ट कर सके, लेकिन अभी उस डिटेल में नहीं जाते हैं। मेन काम हमारा है वर्ड पे डेटा पॉपुलेट करना और रिपोर्ट सेव करना। अभी ये जो रिपोर्ट हमारी सेव हुई है ये इसका काम खत्म हो गया, तो ये रिपोर्ट हमें क्लोज करनी है, वरना अगर हम 50 रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो 50 की 50 रिपोर्ट खुल जाएंगी और हमारी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। तो ये जो ओपन रिपोर्ट है, ये जो wdoc है हमारा, उसको हम करेंगे क्लोज। अब ये सेव चेंजेस के लिए पूछ रहा है कि हमें सेव करना है या नहीं करना, तो क्योंकि इससे पहली वाली लाइन में हमने ऑलरेडी ये फाइल सेव कर दी है, जस्ट ओपन है ये, तो अब इसको हम सेव करें या नहीं करें वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेफर साइड इसको ट्रू कर देते हैं कि हाँ भाई क्लोज करो और सेव करते हुए क्लोज करो। तो F8 दबाते हैं तो आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है, वर्ड की एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि वर्ड की एप्लीकेशन हमें क्लोज करनी ही नहीं है, क्योंकि अब जब ये दूसरी बार लूप यहाँ पे चलेगा तो सेम जो हमारी एप्लीकेशन है उसी के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अभी F8 मैंने दबाया तो देखो दोबारा से टेम्पलेट ब्लैंक ओपन हो गया है, तो यानी कि हमें नई एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इससे क्या होता है कि हमें बार बार w एप्लीकेशन का वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ जाएगी और जो मेमोरी है हमारी वो भी थोड़ी सी सेव होगी, क्योंकि हमें बार बार एक ही बार हम ऐप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ, हालांकि wdoc जो वेरिएबल है उसको हम बार बार चेंज करते रहेंगे। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ पूरा F5 दबाकर, और जब लास्ट में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैसेज बॉक्स शो करे
रिपोर्ट्स जनरेटेड, वी बी इंफॉर्मेशन टाइप का हम एक मैसेज बॉक्स शो करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन है कि रिपोर्ट जनरेट हो चुकी हैं। उसके अलावा हम सारे जो वेरिएबल हैं वो हम अपना क्विट कर सकते हैं वर्ड की एप्लीकेशन को, और वेरिएबल्स को नथिंग सेट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू ऐप का जो वेरिएबल है उसको क्विट कर देंगे, यानी कि जो वर्ड की एप्लीकेशन है उससे बाहर आ जाए, और सेट कर दे डब्ल्यू ऐप इक्वल्स टू नथिंग, मेमोरी को फ्री कर दे, और सेट डब्ल्यू डॉट इक्वल्स टू नथिंग, वेरिएबल भी हमने फ्री कर दिए, और बस इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो अब मैं इसको एक बार पूरा रन कर देता हूँ और एक बार आउटपुट फोल्डर को सामने कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर रिपोर्ट्स जनरेट होनी शुरू हो गई हैं। तो 10, 11, 15, 18, तो 20 रिपोर्ट्स के बाद ये हमारा एक मैसेज बॉक्स आ गया, रिपोर्ट्स जनरेटेड। तो इस तरह से काम करता है। तो अभी इसमें क्या क्या एनहेंसमेंट हम कर सकते हैं, यूजर को एक यूआई दे सकते हैं जहां पर वो अपना टेम्पलेट खुद से चूज कर सके कि हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये स्टैटिक लोकेशन पे टेम्पलेट पड़ा हुआ है, लेकिन अगली बार क्या हो सकता है कि लोकेशन किसी और लोकेशन पे भी हो सकता है, जो टेम्पलेट वाली फाइल है वो किसी और लोकेशन पे भी हो सकती है, और आउटपुट फोल्डर जो है वो भी किसी और लोकेशन पर हो सकता है। तो हम एक यूआई देंगे क्लाइंट को ताकि वो खुद से आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट कर सके, रॉ फाइल अपनी सेलेक्ट कर सके। ये वाली जो यूआई हम देंगे वो एक सेपरेट फाइल होगी हमारी, और ये जो वाला जो बटन होगा ये इस फाइल में ना होकर यूआई वाली फाइल के ऊपर होगा। तो अब जो हमने मैक्रो बनाया इसको हम लिंक कर देते हैं उस बटन से, असाइन मैक्रो दिस वर्कबुक। मैक्रो कौन सी वर्कबुक के मैक्रो हमें सेलेक्ट करने हैं, दिस वर्कबुक के। जनरेट रिपोर्ट केवल एक ही मैक्रो है, तो ओके। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे तो आउटपुट फोल्डर क्लियर कर देते हैं, और अभी कोई फाइल ओपन नहीं है हमारी। तो अब अगर मैं जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करता हूं तो ये देखो ये रिपोर्ट्स जनरेट होनी शुरू हो गई। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। और अगर इस वाले में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।